हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों को यूपी टेट संस्कृत के आंसर की पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब आप लोगों को पूरा यूपी टेट का सटीक विश्लेषण, साथ ही साथ आपको बिल्कुल तैयार की गई सटीक आंसर की के बारे में बताएंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आयोग के द्वारा माने गए आंसर से डिफर आ जाए, लेकिन 99.9% आपको ये आंसर की बिल्कुल सटीक मिलेगी। एक एक क्वेश्चन को तैयार किया गया, छांट कर आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप लोग चेक करिएगा कितने लोग यूपी टेट एग्जाम पास कर रहे हैं, क्या आपका स्कोर रह रहा है, सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपनी ओएमआर सीट या फिर अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठिएगा और आंसर मैच करिएगा। संस्कृत की आंसर की हमने आपको अलग से दे दी थी, अगर आपने ना देखी हो तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। कम से कम समय में एक एक क्वेश्चन को देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीडीपी बाल विकास का क्वेश्चन है और दिया गया है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों, जब ब्लूप्रिंट की बात होती है तो यानी कि जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले क्या किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। यानी कि यहां पर आपका परीक्षण निर्माण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षण निर्माण के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी। तो दोस्तों, आपने संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था, उसके अंतर्गत आपको 4 अवस्थाएं बताई गई थी और उसी में आपने पढ़ी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये आपने किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगले बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। एमपीपीआई परीक्षण, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। बाकी अगर आपको बताया जाए कि पेपर किस लेवल का आया था तो सीडीपी बहुत ही सरल आई थी, मतलब पूरा पूरा आपका पढ़ा हुआ पोर्शन आया था। इसके अलावा मैथ के टॉपिक और थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो पेपर आपका बहुत ही अच्छे लेवल का रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि आसानी से आप लोग 90+ मार्क्स कवर कर सकते थे। तो चलिए, यहाँ पर एमपीपीआई परीक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में इसको जाना जाता है। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है। तो दोस्तों, अधिगम यानी कि सीखने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। ऑप्शंस जो दिए गए उसमें आपका अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, मोटिवेशन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जहां तक की है बाल विकास की भाषा में सबसे सटीक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशव काल का समय क्या है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही लोग कंफ्यूज हो गए शैशवावस्था और शैशव काल में। शैशव काल की बात यहां पर की गई, यानी कि शैशव काल आपका जो होता है वो आपका जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। यानी कि इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को क्या कहते हैं, शैशव काल कहते हैं। तो यहां पर थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यही 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनके 100% श्योरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो इसका सटीक आंसर लग रहा है वो प्रत्यक्षीकरण लग रहा है। थर्ड नंबर ऑप्शन हम इसका करेक्ट कर देंगे। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। दोस्तों, इतने बार आपको रटा चुके हैं क्वेश्चन, इतने बार बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन एक भी लोग ने अगर गलत किया तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप वहीं से चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है। 7 नंबर क्वेश्चन है और इसके अगर सही क्वेश्चन, इसके सही आंसर की बात की जाएगी तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोगों को बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर पता होगा। दोस्तों, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के लिए किसको जाना जाता है, तो इसका आपका सही आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, किसको जाना जाता है, तो थॉर्नडाइक को इसके लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते रहिए, जल्दी से एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। तो यहां पर दिया गया है, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। औसत बुद्धि लब्धि की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, औसत एवरेज बुद्धि आपकी 90 से लेकर के 109 मानी जाती है। 90 से लेकर के 109 या 110 जहां आपको दिया हो वो आपकी एवरेज आईक्यू के अंतर्गत रखी जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरल कृष्णीय बुद्धि, आपको बताया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत बताया गया था, आरबी कैटल ने दिया था। फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरबी कैटल। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत, ये भी क्वेश्चन ऐसे 3-4 क्वेश्चन है लगभग हर बार पूछे जाते हैं और क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो
प्रतिपादन किया था वो किया था स्किनर ने। बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, यह आपकी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी कि आपके सामने जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं या जो भी परिस्थितियां हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने का एक कारण होता है। आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? इनमें से किसने पंचपदी प्रणाली दी थी? तो आपको पता होगा हर्वर्ट सही आंसर हो जाएगा। हर्वर्ट ने पंचपदी सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो इसका आपका सही आंसर कैनन हो जाएगा। दिया गया ग्रंथियों के आधार पर, तो कैनन ने की थी। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए कभी कभी आयोग जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है, और इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्रो एंड क्रो हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर ने क्या बताया था कि बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। अनुकरण और प्रबलन, पुनर्बलन के माध्यम से होता है। यह स्किनर के द्वारा बताया गया था अपने सिद्धांत में। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बांटा था? मैकडूगल सही आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी। अगला है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो 17 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से। जब हम बात करने लगते हैं यहां पर किसकी, जो आपका अवधान दिया गया वहां पर आपका जो सही आंसर माना जाएगा वो कौन सा हो जाएगा देखिए जल्दी से। तो यहां पर आपका डम्बिल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला दिया गया निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? तो ये भी आपका सही आंसर गाल्टन हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन पर। 12 से 16 वर्ष के बच्चों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? एस जलोटा ने जो परीक्षण दिया था अगर आप लोगों को याद होगा तो वो आपका साधारण मानसिक बुद्धि योग्यता परीक्षण के रूप में जाना जाता है। मानसिक योग्यता परीक्षण जो आपका एक प्रकार से साधारण रूप का था वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विकारक में आपको बताए गए थे किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। बहुत बढ़िया, थर्ड नंबर ऑप्शन। सभी लोग ये क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। दिया गया कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इनके अगर सिद्धांत की बात की जाएगी तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसका आपका सही ऑप्शन अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या, अगर पहले वाला क्वेश्चन जिसने सही किया होगा वो ये वाला भी सही कर देगा कि मैकडूगल ने ही 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी अपने सिद्धांत में। अगला, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों मानसिक उद्वेलन की बात की जाती तो वहां पर समस्या समाधान की बात की जाती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दिया गया निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? बहुत बार बताया गया था कुत्ते पर प्रयोग पावलक ने किया था। सही आंसर आपका यहां पर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पावलव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया मौलिकता, नमनीयता एवं प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो दोस्तों मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह जो है ये आपके सृजनात्मकता के घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। सृजनात्मकता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। युयुत्सा जो होता है वो किसे कहते हैं? वो किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आपकी मूल प्रवृत्ति ही होती है। मैकडूगल वाले से एक देखिए क्वेश्चन और देखने को मिला। फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो उसका जो सामाजिक परिवेश होता है, जब बात सामाजिक विकास की कर रहे हैं तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होते हैं वो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो शारीरिक विकास के मुख्य नियम की जब बात की जाएगी तो वो आपका सही आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? तो ये आपका द्रुतगामी विकास का नियम आ जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन को हम लोग बिल्कुल करेक्ट टिक मार देंगे। अगला दिया गया है देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत
सिद्धांत सही नहीं है, विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है और फिर भी अगर आप लोग गलत करके आते हैं निश्चित तौर पर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है और अच्छे मन से सुपर टेट की तैयारी करिएगा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो है वो आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। और दिया गया विकास के परिणाम स्वरूप निम्न विशेषताएं और नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? 30 नंबर क्वेश्चन है और यह कथन जो दिया था हरलॉक ने दिया था। 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके CDP के हो सकता, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं, 1-2 के आंसर इधर उधर हो जाएं, बाकी आप लोग आसानी से कर सकते थे। और अगर इसमें मार्क्स की बात की जाए तो आसानी से आप लोग 22+ मार्क्स ला सकते थे। 22 मार्क्स मिनिमम मानकर चल रहे हैं कि इतने तो आपके आने ही चाहिए। तो इसका आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ये आपके सही हो गए CDP को क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी का पेपर भी कोई बहुत ही ज्यादा टफ नहीं था, एक प्रकार से इजी पेपर के अंतर्गत ही हम लोग रखेंगे। देख लेते हैं हिंदी के आंसर जल्दी से, कम समय में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि हम बोलकर बात कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? जब हम बोलकर किसी से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो आपका आशुभाषण के अंतर्गत आ जाता। क्या कहते हैं इसको? आशुभाषण कहा जाता है। अगला दिया गया हिंदी भाषा की बोलियां। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इसको लेकर कोई ना कोई आरोप या कह सकते हैं बाद में कुछ ना कुछ आपत्तियां जरूर दर्ज होंगी। वैसे इसका जो सही आंसर लग रहा है 18 लग रही हैं, पहले 17 बताई जाती थी, 18 बोलियां लेकिन लग रही हैं, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित बोलियों के अंतर्गत आती हैं। अगला दिया गया सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो जाएगा? सामाजिक में आपको सीधे सीधे पता हो जाएगा, मूल शब्द आपका जो है वो समाज है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। 1st नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला तद्भव पत्रिका के संपादक की बात हो रही है, तो तद्भव पत्रिका अखिलेश के द्वारा संपादित है। 1st नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। पंक्ति किससे संबंधित है? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और ये क्वेश्चन आपका जगनिक से संबंधित जाता है। जगनिक आलखंड से संबंधित ये आपकी पंक्तियां हैं और 1st नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अकाल के लिए जो दूसरा पर्यायवाची शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसे हम दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष शब्द कहलाता है, जो कि अकाल के रूप में आता है। काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य की जब बात की जाएगी तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से देखते रहिए और तुरंत एक एक क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट जो दिया गया, तुरंत देखिए जल्दी से। तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, वो आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि की लग रहा है इसमें। अगला दिया गया है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो सीधे सीधे बहुत इजी, अप्रत्याशित उसको कह देते हैं। जैसे कह दिया जाता अप्रत्याशित विजय हुई है, तो इनकी यानी कि किसी की पूर्व में कोई आशा ना हो तो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया ये किस प्रकार के वाच्य के अंतर्गत आता है? वाच्य आपको पढ़ाए गए हैं, तो जब वाच्य की बात करेंगे तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि भाव को व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निष्कपट संधि विच्छेद करना है आपको। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये आपका निह प्लस कपट विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। संस्कृत के अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छे से सभी संधियां सब कुछ बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, यानी कि भारत के अलावा और कहां पर किया जाता है मुख्य रूप से? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर मुख्य रूप से आपको हिंदी भाषा ही अपने देश की तरीके देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है सूर सागर किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो दोस्तों आपको जब बात सूरदास जी की आती तो मुख्य रूप से किसका वर्णन करते हैं? कृष्ण जी का वर्णन करते हैं और किससे संबंधित? ब्रज भाषा से संबंधित। तो सही आंसर यहां पर आपका 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ब्रज भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत। करेक्ट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो ये आपका गुणवाचक विशेषण आ जाता है। ये भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन सही आंसर जो आपका आता है वो गुणवाचक ही बाकी सबको देखते हुए सबसे सटीक माना जा सकता है। अगला चौराहा में आपको
समास बताना था, तो यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और द्विग समास को आंख बंद करके आप लोगों ने सही कर दिया होगा। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इनमें से कौन सा शब्द दिया गया जिसकी वर्तनी सही दी गई है? तो दोस्तों अनुग्रहित किस रूप में लिखा जाता है? तो ये मुख्य रूप से आपका तीसरा ऑप्शन जहां तक की है बिल्कुल करेक्ट लगता है, अनुग्रहित इस रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द की जब बात करते हैं तो पैतृक इस प्रकार से लिखा जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पैतृक ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। कम समय में आपको पूरी आंसर की सटीक आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे और सुपर टेट की तैयारी में कल से ही लग जाएंगे। पहले भी बहुत सी क्लासेज आपको सुपर टेट की दे चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना प्रारंभ कर दीजिएगा और बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिएगा। दिया गया सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? सा जो आपका आता है उसका उच्चारण स्थान उस व्यंजन के अंतर्गत आता है और इसके जब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो तालु आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अति आ जाता है। ये आपको परसों की संस्कृत की क्लास में ही बताया गया था, अति उपसर्ग इसके अंतर्गत हो जाता है। अगला दिया गया, उपत्यका का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों उपत्यका जो होता है वो पर्वत के पास की भूमि को कहा जाता है। इस सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, उपत्यका ये आपके पर्वत के पास की भूमि को हम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन, ये आपके पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, 51 से लेकर के आपके 55 तक। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन आप लोग पैराग्राफ से गलत करके आए। इससे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था एक भी। अगर आपने ठीक से एक नज़र भी पैराग्राफ देखा होगा तो सभी क्वेश्चन सही करके आए होंगे। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? तो घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा है? अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वागत में जैसे आपकी कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, उसी प्रकार से स्वच्छंद में भी आपकी व्यंजन संधि ही हो जाएगी। सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध किस अवस्था में थे, कितनी उम्र थी? तो 35 वर्ष की उम्र में वो अपने बुद्धत्व को यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने। अगला है, श्रुत धर्म क्या क्या अर्थ है? श्रुत धर्म की बात करते हैं तो ये वैदिक धर्म से संबंधित होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका जो ए सीट है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में सब आंसर बता रहे हैं। हो सकता है आपके में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, तो इस वजह से हमने हाथ से लिखकर भी आंसर की इसमें नीचे अटैच कर दी है। आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको अगर सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसकी पूरी PDF वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या उच्चारण स्थान क्या होता है? ये आपका एक उच्चारण स्थान पूछा गया है। क्लियर नहीं हो रहा है किसका उच्चारण स्थान पूछा गया है, लेकिन अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। तो इसका आपका सही आंसर जो आ जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये नासिक, यानी कि यहाँ पर इंग्या पूछा गया, इसका उच्चारण स्थान नासिक ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। 4 गज मलमल जो है इसमें विशेषण आपको बताना है। तो ये आपका परिमाण की बात हो रही, किसकी बात हो रही? परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला, समास का विलोम क्या होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और समास का विलोम व्यास कहलाता है। अगला, शून्य का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शून्य का तत्सम शून्य होता है। अगला आपका दिया गया, आंख की किरकिरी होना, यानी कि क्या हो जाएगा? आंख की किरकिरी होने का अप्रिय लगना। 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अप्रिय लगना। यहाँ पर हिंदी और CDP बाल विकास की पूरी आंसर की कंप्लीट हो गई है। और अगर इसकी बात की जाए तो हिंदी का पेपर भी कुल मिलाकर आपका इजी लेवल का था, जैसा कि आपका CDP का था, यानी कि 22+ मार्क्स आसानी से आप लोग यहाँ से कवर कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पोर्शन पर और पर्यावरण अध्ययन की ओर। तो पर्यावरण अध्ययन में पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो कार्बन डेटिंग किस लिए प्रयोग में लाई जाती है? ये आपकी आयु ज्ञात करने के लिए, आयु मापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 3rd नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका किसके लिए? प्राचीन स्थलों की मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के माध्यम से आयु ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो दोस्तों वो डेट थी आपकी 24 जनवरी
1950 जब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अगला दिया गया बायोमैग्निफिकेशन क्या कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? एक चीज देखिएगा, उपरोक्त सभी वाले आपके क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऑप्शन ठीक नहीं हुए जो कि उपरोक्त सभी के अंतर्गत आते हैं। इसका आपका समय के साथ उत्तक व विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, ये आपका सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। काफी लोग गलत कराए, नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं। जब यहाँ पर अजैविक घटक की बात कर रहे हैं जो कि नहीं है, वो आपका कवक आ जाएगा, बाकी आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय पूछा गया वो एम्स्टरडम है। सही आंसर यहाँ पर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? चलिए बताइए। सबसे ऊपर जो उपभोक्ता हो जाएगा वो आपका मांसाहारी होगा। कौन सा होगा? मांसाहारी। सही ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे थर्ड नंबर ऑप्शन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल की अवस्थाएं आपको अलग अलग लेयर्स पढ़ाई गई थी, उसमें से आपकी जो सबसे निचली लेयर बताई गई थी उसका क्या नाम था? तो उसे हमने नाम दिया था दोस्तों क्षोभ मंडल। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग करके आए होंगे करेक्ट आंसर, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? बायोडाइवर्सिटी को लेकर के जो एक्ट पारित किया गया था वो आपका 11 दिसंबर 2002 को आपका पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया देखिएगा, 129 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायता करती है? यानी कि जिसमें मुख्य रूप से हम किसी भी प्रकार की कोई खाद का, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते, यानी कि जैविक खेती जो होती वो पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित होती? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, SO2 गैस मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आती है जो कि जल के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल में परिवर्तित होती है, जिसे अम्लीय वर्षा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम लोग WWF की। तो WWF बोला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को। सही आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला फूलों की घाटी सभी को पता है उत्तराखंड में स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर्स। करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण मापन के लिए आती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये हमारे पूरे देश में प्रदूषण मापन में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आप लोग पढ़ चुके होंगे जरूर, एंडीज पर्वत पर। सही आंसर आपका एंडीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ऑप्शन ही ऐसे दिए थे कि कोई गलत होने का चांस ही नहीं था। अगर फिर भी आप लोग गलत करके आते हैं तो निश्चित तौर पर सुपर टेट में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और अभी से उस मेहनत को प्रारंभ करेंगे तो ही आगे जाकर के कुछ होने वाला है। अगला है, निम्न में से आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण फैलता है वो किस प्रदेश में सर्वाधिक है? सर्वाधिक जल प्रदूषण आर्सेनिक से संबंधित किस प्रदेश में है? वेस्ट बंगाल इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि पश्चिमी घाट जो कि जैव विविधता के लिए जाना जाता है, इसके दक्कन शुष्क क्यों है? तो ये रेन शेडो प्रभाव के कारण। क्या होता है? रेन शेडो प्रभाव के कारण ये शुष्क होते हैं, बारिश अधिक होती है, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है? ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? बात कर रहे हैं यहाँ पर वन्य जीव की, तो 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? जो ऊपरी सीमा पर आपका सौर विकिरण होता है उसको किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम सूर्यताप के रूप में जानते हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्य लिए गए? मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है, तो ये USSR से लिए गए, रूस से लिए गए हैं आपके। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अगला पढ़ते हैं हम लोग। तो दिया गया सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कहां पर? तो आपको पता होगा दोस्तों, शांत घाटी का क्षेत्र जो है वो आपका सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका आपका सही आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है,
एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य दिया गया है। तो एलपीजी के संदर्भ में जो गलत दिया गया है वो आपका मीथेन उत्सर्जन करने वाला एक गलत दिया गया। बाकी आपके नीली ज्वाला के साथ जलती उच्च ऊष्मीमान और स्वच्छ गैस ईंधन ये तीनों सही दिए गए। एक पहला ऑप्शन गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के अंतर्गत क्या आते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, आपके तीनों चीजें आ जाती हैं, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला दिया गया आपका मकर रेखा है। मकर रेखा कहां पर है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, क्या 23.5 अंश साउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी मकर रेखा इसके अंतर्गत आती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पता होगा एजी टेंसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत बार बता चुके हैं और आज सुबह जो हमने रिवीजन की एक स्पेशल क्लास सुबह 4 बजे आपको दी थी, वो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद की होगी अगर आपने उस क्लास को देखा होगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा कहाँ जाता है? ध्रुव तारा किसको कहते, कहाँ निकलता है? तो आपका उत्तरी तारे को कहते हैं। उत्तर दिशा में चमकदार तारे को ध्रुव तारा का नाम दिया गया। अगला दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है आपका कान्हा नेशनल पार्क। अगला दिया गया देखिए जल्दी से, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य, ये आपका यूपी टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। गुजरात के कच्छ में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य, इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको देखा जाए तो ये भी आपका पेपर बहुत ही इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, यानी कि 20+ आसानी से आप लोग इसमें भी ला सकते हैं। तीनों ही बहुत ही अच्छे पेपर थे। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने पूरी आंसर की आपकी तैयार कर दी है। मैथ यहाँ पर नहीं बता पाए तो मैथ आप लोग, ये आपका सेट बी के आधार पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप लोग मिला सकते हैं। पूरी आंसर की आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेपर से अपने क्वेश्चंस को मिलाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।